नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नटसट अध्ययन। जो भी प्रश्नों की सीरीज थी, पीवाईक्यू क्वेश्चनों की सीरीज थी, वह हम देख रहे थे। और उसके आगे का जो भी अंश था वह आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का प्रश्न बनता है यहाँ से, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उनके मूल तत्वों को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? तो इसका उत्तर होगा रामकृष्ण परमहंस। इसका उत्तर होगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रसिद्ध चिंतक एवं संत रामकृष्ण परमहंसन ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उनके मूल तत्वों को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया। उनका जन्म यानी रामकृष्ण परमहंस परमहंस जी का जन्म जो है, उनका जन्म बंगाल के कामारपुरूर ग्राम में हुआ था। उनके बचपन का नाम गदाधर, यानी बचपन का नाम क्या था? गदाधर, याद रखिए। और रामकृष्ण कहते हैं कि कामिनी कंचन ईश्वरी प्राप्ति के सबसे पहले बड़े बाधक हैं। अभी जो उसके बाद की जो ये है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पर हर साल सेट परीक्षा हो या नेट परीक्षा हो, उस पर हर साल इस पर एक प्रश्न रहता है। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और उसका वर्ष 1828 में, यानी राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। कृष्णचंद केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज 1867 में इसकी स्थापना की। और देवेंद्र ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा 1839 में इसकी स्थापना की। और ज्योतिबा, एक गलत हुआ, ज्योतिबाई नहीं है, ज्योतिबा फुले है। ज्योतिबा फुले, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की, पुणे में। और इन्होंने जो महिलाओं के लिए पहला स्कूल महिलाओं के लिए 1800 में ही 1948 के आसपास इन्होंने पुणे में खोला था। जो पहला महिलाओं का स्कूल था, पहला लड़कियों का स्कूल था। ये सिर्फ महात्मा फुले है, ज्योतिबा फुले है, ज्योतिबाई नहीं है, वो सावित्रीबाई फुले उनकी पत्नी थी। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज 1828, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875, केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज 1867, देवेंद्रनाथ ठाकुर तत्वबोधिनी सभा 1839 और ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज 1873। याद रखना। अगला प्रश्न है, अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नारीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन प्रेमचंद का है। अब एक सभ्यता का सुदूर पश्चिम से हो रहा है, जिसने इस नारकीय महाजनवादी पूंजीवादी की जड़ खोद कर फेंक दी है। यह कथन उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का है। अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति जगत है, अंततः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। याद रखना, अभिव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अंततः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला है, अंतकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। याद रखना, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सभी को पता है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो सुधावर्षण, समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है, जिनका संपादन श्याम सुंदर सेन ने, यानी श्याम सुंदर दास ने नहीं, श्याम सुंदर सेन ने किया। याद रखना। इनका प्रकाशन 1854 में कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता में। और देखा जाए तो प्रारंभिक रूप में जो भी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ वह कलकत्ता में ही हुआ। अन्य समाचार पत्र इस प्रकार है, जो भी अन्य समाचार थे वह ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बनारस अखबार, बनारस अखबार के जो संपादक थे वह राजा शिव प्रसाद सिंह। ये साप्ताहिक था, 1845 में प्रकाशित हुआ और ये काशी से निकलता था। याद रखना।
बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह साप्ताहिक है, 1845 में निकला और ये काशी से निकलता था। उसके बाद है अवध अखबार। अवध अखबार यह उर्दू में निकलता था और इसके संपादक कौन है? मुंशी नवल किशोर। मुंशी नवल किशोर अवध अखबार के संपादक है और ये दैनिक था। दैनिक मतलब हर रोज निकलने वाला, और साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार। और फिर ये 1858 में, यानी अवध अखबार उर्दू में निकलता था, उसके संपादक मुंशी नवल किशोर थे। ये दैनिक पत्र था और 1858 में प्रकाशित हुआ इसकी स्थापना हुई और ये लखनऊ से प्रकाशित होता था। फिर उसके बाद आता है उदंत मातरंत। उदंत मातरंत यह जुगल किशोर इसके संपादक थे, और ये भी साप्ताहिक था। 1826 में शुरू हुआ और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। उसके बाद है बंगदूत। बंगदूत के संपादक है राजा राम मोहन राय। ये साप्ताहिक था और ये 1829 में प्रकाशित हुआ और यह भी कलकत्ता से निकलता था। उसके बाद है प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी के संपादक है राजा लक्ष्मण सिंह और ये 1855 में प्रकाशित होता था और ये आगरा से निकलता था, याद रखना। इसमें से हरबाल, नेट, सेट, पीडी एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी में इसमें से कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक मिनट। असाध्य वीणा कविता में प्रियवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया? तो जो असाध्य वीणा आगे की कविता है उसमें उसको जो असाध्य वीणा थी उसका रचयिता किसको मानकर याद किया? तो इसका जो है, असाध्य वीणा कविता में प्रियवद ने वज्रकीर्ति को वीणा का रचयिता माना, यानी किसको माना? वज्रकीर्ति। आगे के काव्य संग्रह, अभी यहाँ पर आगे के काव्य संग्रह के नाम है आंगन के पारद्वार, 1961 में प्रकाशित हुआ और इसमें असाध्य वीणा कविता संकलित है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम भाव का विसर्जन है। जो अहम भाव होता है उसका विसर्जन या उसको निकाल कर फेंकना ही यह असाध्य वीणा का मूल भाव है। आगे की जो ग्रंथ है वो क्या है? भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्तलम 1946, हरी घास पर क्षणभर 1949। हरी घास पर क्षणभर आगे की कविता भी है। बावरा आहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957, कितनी नावों में कितनी बार 1967, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, नदी की बाँक पर छाया 1981। यह जो है आगे के महत्वपूर्ण काव्य है, ग्रंथ है। उसके बाद का प्रश्न है, सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी किसकी ओर संकेतित करता है? तो यह जो है उद्धव की ओर संकेतित करता है। सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी उद्धव की ओर संकेतित है। उपर्युक्त पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, यानी रामचंद्र शुक्ल ने जो संपादन किया है ब्रह्मर गीत सार, उस ग्रंथ से है। सूरदास द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो क्या है? सुरसागर, सुर सुरावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ है। यानी सबसे प्रथम सूरदास के ग्रंथों का संपादन कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। किस नाम से हुआ? 1841 में राग कल्पद्रुम, याद रखना। अगला प्रश्न है, शासन की बंदूक कविता किस छंद में लिखी हुई है? तो यह दोहा छंद में लिखी हुई कविता है। शासन की बंदूक जो धूमिल की नागार्जुन की है। शासन की बंदूक कविता दोहा छंद में है। नागार्जुन कृत शासन की बंदूक 1967, यानी कहाँ पर? 1967 में यह प्रकाशित हुई रचना है। अन्य कविताओं में युगधारा 1953 काव्य संग्रह में संकलित, यानी जो शासन की बंदूक कविता है वह युगधारा नामक काव्य संग्रह में संकलित हुई। यह कविता जो है 1967 की है और काव्य संग्रह जो है वह 1953 का है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कुछ गलत होगा। चलो, ये थोड़ा गलत है, इसमें बाद में मैं ये करूँगा। शासन की बंदूक 1967, कविता युगधारा
1953 संकलित है, यानी ये देखो शासन की बंदूक कविता 1966 और कविता युगधारा 1953 काव्य संकलन में संकलित है। तो पहले कविता युगधारा में संकलित है, तो 1953 से पहले लिखी होगी, तो शासन की बंदूक 1966 ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें कंफ्यूज है, मैं बाद में बताऊंगा। नागार्जुन के अन्य काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली 1956 1959, प्यासी पतराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1961, तालाब की मछलियाँ 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980। ये खिचड़ी विप्लव देखा हमने बहुत बार पूछा हुआ है। हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में नागार्जुन ने पत्रहीन नग्नगाच शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं संकलित है। इस कृति पर इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। याद रखना, नागार्जुन को किस रचना पर या किस काव्य संग्रह पर उनको साहित्य अकादमी मिला? तो पत्रहीन नग्नगाच, जो मैथिली भाषा में लिखित था, जो 1968 में। अगला प्रश्न है, सुने है कै नाही यह प्रकट कहावती, जो काहू कपलाय है सु है कल पाए। ये घनानंद की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है यमक अलंकार है। यमक अलंकार है इसमें। यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो। यानी किसी पंक्ति में या किसी वाक्य में एक ही शब्द है और वो एक शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन वो भिन्न भिन्न अर्थों में, अलग अलग अर्थों में आ रहा है, तो उसको क्या होता है? वहाँ पर यमक अलंकार होता है। याद रखना, रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है। यानी एक संदेह मन में होता है, तो उसको वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यहाँ पर क्या है? भ्रांतिमान अलंकार, रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु का चमत्कार पूर्ण भ्रांति विकल्पित हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये उदाहरण देखते हैं। परम यानी जैसे चांद को देखूं या तुम्हें देखूं, यानी चांद जैसी तुम सुंदर हो, मतलब दोनों में भ्रांति है। चांद ये है या वो है, ऐसे पहचानने में क्या है? एक भ्रांति हो रही है, संभ्रम निर्माण हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। यहाँ पर भी उदाहरण है। परत भ्रमर सूट टूट पर ब्रह्म बरी कुसुम पलास, धनी ताको परकन चहत चंबू फल की आस। उसके बाद है श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द आया है किसी इसमें वाक्य में या पंक्ति में, एक ही शब्द आया है लेकिन उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? बिहारी का दोहा दिया है, मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे श्यामो हरित दुति हुई। तो यहाँ पर जो एक ही शब्द आया है छाई, तो उसका जो है अर्थ अलग अलग निकलते हैं। जिस शब्द से अनेक अर्थ चुपके हो, उसको क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, सभी संतालों को दामुल हौज हो गया। महिला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का अर्थ क्या है? तो दामुल हौज का अर्थ क्या है? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। अभी यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु के अन्य उपन्यास देखते हैं। महिला आंचल 1954 में प्रकाशित है। फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इसमें अन्य प्रमुख उपन्यास है परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1967, पलटू बाबू रोड 1979 और राम रतन राय 1971। ये जो है किसके? फणीश्वरनाथ रेणु के महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है,
वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा है? तो यह जो है राग दरबारी उपन्यास के बारे में लिखा हुआ है, जो पुनर्प्रकाश यानी द्वितीय संस्करण की भूमिका में लिखा हुआ है। श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित यह राग दरबारी उपन्यास है, जो 1968 में प्रकाशित हुआ है। इनके अन्य उपन्यास सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला पाड़ा 1976, विश्रामपुर का संत 1998। यहाँ पर मनु भंडारी का जो उपन्यास है, मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी जो हमारे सिलेबस में है, वो 1971 में प्रकाशित है। महाभोज 1979। उसके बाद है काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80, अपना मोर्चा, रेहन पर रग्गू, महुआ रचित। उसके बाद है दूधनाथ सिंह के उपन्यास, दूधनाथ सिंह के उपन्यास आखिरी कलाम, निष्कासन, नमो अंधकारम। यह जो है दूधनाथ सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़करे है आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? तो यह जो है राग दरबारी उपन्यास में आया हुआ है। सॉरी, राग दरबारी नहीं है, तमस उपन्यास में आया हुआ है यह कथन। तमस उपन्यास हमने लाइन बाय लाइन देखा हुआ है और इसी चैनल पर वह लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट उपलब्ध है। भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास 1973 में लिखा हुआ है। भारत विभाजन पर लिखा हुआ है। इसमें सांप्रदायिक विभीषिका की त्रासदी का अंकन किया गया है। अभी भीष्म साहनी के अन्य जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उसमें क्या है? झरोखे 1967, कड़िया 1970, बसंती 1980, मयादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000। झूठा सच भी यशपाल का ही उपन्यास, यशपाल का उपन्यास है जो 2 भागों में है। और झूठा सच का जो प्रथम भाग है, वह प्रथम भाग हमने लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है और इसी चैनल पर वहाँ प्लेलिस्ट उपलब्ध है। यशपाल का झूठा सच जिंदगीनामा कृष्णा सोप्ती का है और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। अगला प्रश्न है। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद्व है, स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। यह कथन किस चरित्र का है? तो यह कथन जो है महामाया का है। जो महामाया किसमें है? तो ये बाम भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है, उसका कथन है यह। बाम भट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें प्रेम का उदात्तीकरण एवं आकर्षण का सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चित्रण किया हुआ है। बाम भट्ट की आत्मकथा, इसके पात्र कौन कौन से? बाम भट्ट है, निपुणिका है, न्यूनिया है, अघोर भैरव है, भट्टनी है, महामाया है और यह जो है इसके पात्र है। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जीत कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। यह कथन किस कहानी से उद्गृत है? तो यह कथन पिता कहानी से है। यह ज्ञान रंजन की महत्वपूर्ण कहानियाँ कौन सी? पिता, घंटा, बहिर्गमन, सीमाएं, ये किसकी? ज्ञान रंजन की महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। अभी यहाँ पर जैनेन्द्र की कहानियाँ देखते हैं। जैनेन्द्र की कहानियों में स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, अपना अपना भाग्य जो हमारे पाठ्यक्रम में है, बाहुबली, लाल सरोवर, मास्टर जी, ये किसकी? ज्ञान रंजन की कहानियाँ हैं। अभी आगे की कहानियों में क्या है? रोज गैगरिन, रोज कहानी का ही नाम क्या है? गैगरिन, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। मेजर चौधरी, कवि प्रिया, रमनते तंत्र देवता, नारी या पुरुष का भाग्य, ये कवि प्रिया, ये भी महत्वपूर्ण कहानी है। किसकी है? आगे की है। उसके बाद है कमलेश्वर की कहानियाँ, राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक, ये किसी? कमलेश्वर की कहानियाँ हैं। उसके बाद का प्रश्न है।
माँ के हाथ की बनी कोई सी भी कला देखकर चीप प्रसन्न हो गए। यानी माँ की हाथ से बनी हुई कौन सी कला या कौन सी कलाकारी देखकर चीप खुश हुआ। ये कौन सी चीप की दावत कहानी का है और यह फुलकारी देखकर वह खुश हुआ था। भीष्म साहनी की कहानी है चीप की दावत। भीष्म साहनी के कहानी संग्रह देखते हैं। भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1967, पटरिया 1973, वाड़िचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998। तो ये इनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है। तो तीसरी कसम कहानी में कौन सा गीत नहीं आया। नाही नाही दतवा पारत ठोरवा छते जैसन बिजलिया, जे मैया सरस्वती आरजी करतबानी, ये आया है। नौवा चटाई काहे नाही मारली सोरी घर ये भी हुआ है। सजन रे झूठ मती बोलो, ये भी हुआ है। तो पहला जो है वह नहीं आया है। तीसरी कसम कहानी में पहला गीत नहीं आया है, याद रखना। फनीशरथ रेणु की कहानी है। इनकी अन्य कहानियां देखते हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ठेस, पंचलाइट, रसप्रिया, लाल पान की बेगम, ये दो कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। तीन बिंदिया फनीशरथ रेणु की कहानियां हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।